नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरओ के लिए टेस्ट सीरीज लगातार चल रही है, उसी क्रम में आज हमारा अगला टेस्ट होगा। आज की इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में लगभग यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ संपूर्ण व्याख्या भी बताई जाएगी जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में दीनार शब्द संदर्भित करता है। यहाँ पे एक जो शब्द दिया गया है दीनार, इसका उल्लेख क्या है या इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत भूभाग भू राजस्व कर। दूसरा, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जारी किए गए सोने के सिक्के। तीसरा है चोल साम्राज्य के अंतर्गत भूमि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जारी किए गए सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आगे कंटिन्यू आपको देखने को मिलती रहे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि वैदिक साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, बताइए। दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहले देखिए आपके सामने क्या आएगा। सबसे पहले आपके वेद आएंगे, वेद के बाद फिर आपके संहिता आते हैं, संहिता के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मण के बाद उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। निष्क सोने का सिक्का, सतमान चांदी का सिक्का, काकड़ी तांबे का सिक्का, या उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी के सभी कथन सत्य हैं। यहाँ पर जो तीन कथन दिए गए ए बी सी डी करके, तीनों ही कथन आपके सत्य हैं। याद रखेंगे, निष्क क्या है, सोने के सिक्कों का कहा गया है। सतमान चांदी के सिक्कों को कहा गया है। काकड़ी तांबे के सिक्कों को कहा गया है। और अभी हमने दीनार की बात की थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, दीनार। तो दीनार के बारे में आपको याद रखना है, गुप्त साम्राज्य द्वारा चलाए गए सिक्के। अगला प्रश्न आपके सामने इसी क्रम में, बताइए क्या होगा सही जवाब। शुंग काल के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था। ऑप्शन है सातवाहन, कुषाण, कण्व या गुप्त। सही जवाब होगा कण्व वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त आय, या ऊसर भूमि। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सीता, ये बार कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा गया है मौर्य काल में। अगला प्रश्न है, अशोक किस एक अभिलेख का विषय धार्मिक था। बताइए, अशोक के किस एक अभिलेख का विषय धार्मिक सॉरी आर्थिक था, माफ कीजिए आर्थिक था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रूमिनदेही अभिलेख। अगला प्रश्न है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। नर्मदा, गोदावरी, महानदी या सोन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका गठन ब्रह्म समाज के पृथक होकर किया गया था। दूसरा कथन है, इसे देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरा कथन है, इसने हिंदू धर्म के वैदिक विचारों का विरोध किया था। कौन कौन से कथन सही हैं। सही आंसर होगा तीनों ही कथन आपके सही हैं। 1 2 3 तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, किस पूर्व ऐतिहासिक काल ने कृषि और पशु वर्चस्व की शुरुआत को चिन्हित किया था। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बताना है आपको, सी हो जाएगा, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल ने कृषि और पशु वर्चस्व की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए कथन को देखते हैं। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया जाता था। कथन भी है, इस प्रकार की प्रथा भारत के किसी भी अन्य नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त नहीं होती। बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं, पहला कथन भी और दूसरा कथन भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोणार्क का सूर्य मंदिर नागरशैली, मोढेरा का सूर्य मंदिर नागरशैली, एलोरा का कैलाश मंदिर नागरशैली। दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है
वो नागर शैली में है। वहीं जो दूसरा सवाल है आपका कि जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये भी आपका नागर शैली में है। वहीं अगर हम बात करें एलोरा का कैलाश मंदिर की, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर बना हुआ है वो बेसर शैली में बना हुआ है, नागर शैली में नहीं है। किस शैली में है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, वो बेसर शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है 12वां, अस्तोमा सदगम लिया गया है, कहां से लिया गया है, फटाफट बताइए। अस्तोमा सदगम लिया गया है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, उसने क्षत्ररात वंश के रुद्रदामन को हराया, उसका साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। सही जवाब आपको बताना है कौन कौन से कथन सही होंगे, पहला, दूसरा, केवल दूसरा, पहला या तीसरा या तीनों। इसका सही जवाब आप सभी को बताना है। सही जवाब होगा पहला कथन भी उसका सही था और तीसरा भी कथन सही था, दूसरा गलत था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवाहन वंश के ऐश्वर्य को पराजित किया था। यहाँ पर रुद्रदामन की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोलकुंडा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम या बलबन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने। याद रखेंगे, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया? बलबन। अगला प्रश्न है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत किस लेख में सुरक्षित है? चचनामा, रजनामा, विष्णुगुप्त या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा चचनामा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है आप सभी को सिंध विजय के बारे में। निम्न में से किसने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया इल्तुतमिश, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा था इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब होगा शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो नाम याद रखेंगे, इल्तुतमिश। इस शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने, तो ऑप्शन नंबर इल्तुतमिश। अगला प्रश्न आपके सम्मुख है, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या मोहम्मद गौरी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि शीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया? तो सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? 20वां प्रश्न है, बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन ए, नासिरुद्दीन महमूद ने। अगला प्रश्न है, मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मुहतसिब और नाजिर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभों की विशेषता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए, इन्हें मेसर द्वारा टुकड़ों में निर्मित किया गया है। स्तंभ के शीर्ष भाग पर आमतौर पर बेल या शेर की उत्कृष्ट आकृतियां उकेरी गई हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रस्तर निर्मित स्तंभ स्थापित किए गए थे जिन्हें अवलेखित किया गया था। कौन कौन से कथन सही हैं? बताइए। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए इस तरीके से, कौन कौन से कथन सही हैं। सही जवाब होगा पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही और तीसरा कथन सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हड़प्प नीति के अनुसार अंग्रेजी साम्राज्य में हड़प लिया गया था? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बताना है। और दोस्तों आप सभी को पता है उपयुक्त तो सभी जिले हड़प नीति के आधार पर डलहौजी ने हड़पे थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निर्मित किया गया बीरबल महल स्थित है। हमसे पूछ सकता है कि बीरबल महल कहाँ पर है जो अकबर ने बनवाया था? आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली या कालपी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है,
1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम क्या था? तो केवल हमें इतना याद रखना, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाले का नाम हमसे पूछा है। सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट किसके द्वारा समाप्त किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तुर्क शासक शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? यानी यहाँ पर पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? आइए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए कौन सा युद्ध था जिसमें यह कार्य किया गया था? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब ये तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है? तो हम सभी को याद रखना होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 यानी 1192 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, ऐहोल अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? बताइए चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? ऑप्शन आपके सामने है, ग्राम सभा, सामान्य ग्राम सभा, राज की दरबार, धार्मिक सभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, और होती थी सामान्य ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टंक नामक चांदी के अरबी सिक्के का प्रचलन किया था? बताइए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इल्तुतमिश ने। चांदी का टका बोला जाता था जिसे टंक को, टका, और तांबे का जीतन, ये दोनों ही अरबी सिक्के इल्तुतमिश ने चालू किए थे। अगला प्रश्न है, मूर्ति कला की मथुरा कला शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, बुद्ध को केवल इसी शैली में मानव रूप में प्रदर्शित किया गया था। बुद्ध की मूर्तियों को अर्ध खुले नेत्रों तथा गोल चेहरे वाले गालों से चिन्हित किया गया है। सिर के चारों ओर प्रभा मंडल अत्यधिक अलंकृत होता है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 3 सही है। ठीक है, केवल 3 सही, बाकी सभी गलत हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक का नाम बताइए। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने सैयद वंश के अंतिम शासक को हराकर लोदी वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शेर शाह ने। अगला प्रश्न है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अजमेर किले में। अगला प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन विभाग सही सुमेलित है? पहला, दीवान ए कोही, आप सभी को पता है दीवान ए कोही को ही कृषि विभाग कहा जाता था, तो यही आपका सुमेलित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में सल्तनत कालीन प्रमुख अधिकारी और उनके कार्यों का मिलान करें। एक तरफ है साना ए मंडी, बाजार मूल्य नियंत्रण, आमिर ए आकुर, अश्वशाला प्रधान, कर कौन दरबारी शिष्टाचार, कोतवाल कारखानों का देखभाल करने वाला अधिकारी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सेना ए मंडी। सेना ए मंडी को ही बाजार मूल्य नियंत्रण कहा जाता था, तो यही आपका सही सुमेलित है या सही मिलान वाला है, बाकी सभी गलत हैं। अमीर ए आकुर की बात की जाएगी, अमीर ए आकुर, तो बताइए क्या कौन होता था? अश्वशाला का प्रधान यहाँ पर दिया गया है। 37वां प्रश्न है, सेना ए मंडी की बात करें तो बाजार मूल्य नियंत्रण के बारे में जाना जाता था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अफगान शासकों के शासन का दिल्ली की राजगद्दी पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? यहाँ पर जो दिल्ली पर बैठे थे उनके क्रम को आपको दर्शाना है। तो सबसे बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी होगा 38 का। अगला प्रश्न है, यात्री और देश की बात की गई है, कौन सा यात्री किस देश का था? आपको सुमेलित करके टिक करना है। ठीक है, मार्को पोलो की बात की जाए तो मार्को पोलो वेनिस का निवासी था। इब्न बतूता की बात की जाए, ये मोरक्को का निवासी था। डोमिनियागो पार्को ये पुर्तगाल का था, और निकोलस डी कांटी इटली का था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में मुस्लिम शासक व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक तुर्कों को माना जाता है। अब्दुल रज्जाक देवरा द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अरबों द्वारा सिंध विजय का इतिहास हमें सर्वप्रथम चचनामा में मिलता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है?
3 कथन दिए गए, 1, 2, 3 करके बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों कथन सही है, पहला भी, दूसरा भी और तीसरा भी। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक तरफ सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। रचना और लेखक दिए गए, यहाँ दिया गया तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद के जो लेखक थे वो अलबरूनी थे, बिल्कुल सही है। तारिक ए फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बन्नी थे। तबकाते नाफरी, इसके मिन्हाज उल सिराज थे। खयानन उल फुतुह, इसके अमीर खुसरो थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, न्याय के घंटे और जंजीर के लिए कौन सा मुगल सम्राट प्रसिद्ध था। सभी को पता है, आगरा में लाल किले से यमुना नदी के बीच जो जंजीर लटकाई गई थी वो न्याय की जंजीर थी, और इसके लिए जो प्रसिद्ध शासक था वो था जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी ने भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सुधार योजना किया था। बताइए कौन कौन से सुधार योजना किए थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सुधारों के खोखलेपन को उजागर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किस प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, ये जो किया था वो थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व औपनिवेशिक भारत में अन्यायपूर्ण सामाजिक भेदभाव को कम या समाप्त करने में शामिल थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तीनों, यानी बौद्ध धर्म, भक्ति धर्म और सूफी आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बताना है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। साबरमती आश्रम आपका गुजरात में और दांडी भी आपका गुजरात में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, 23 सितंबर 1939 में प्रारंभ हुई द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस किस शर्त पर अंग्रेजों को सहायता देने के लिए तैयार हो गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, वायसराय सर्वप्रथम अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करे। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा, माफ कीजिए, अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन निम्न में से किसने किया था। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे.एम. सेन गुप्ता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहां से हुआ था। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ से। अब सभी को पता होना चाहिए 10 मई और 1857 को मेरठ से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था और दिल्ली की तरफ गया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत का हीरा किसे कहा जाता है। सही जवाब होगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया नहीं गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय सुशासन की शुरुआत हुआ। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। इसमें से पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है, पहला सही है। ठीक है, जो जनगणना प्रारंभ हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो वाला ऑप्शन सही होना चाहिए था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं में से कालक्रमानुसार सबसे बाद में घटित हुई। बताइए सबसे बाद में घटित हुई। शिमला कांग्रेस की बात करेंगे तो शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी। ठीक है, उसके बाद जुलाई 1946 का चुनाव, कैबिनेट मिशन प्लान, अंतरिम सरकार। सबसे अंतिम में घटित होने वाली कौन सी थी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का सम्मिलित होना, ये जो घटना हुई थी तो वो 15 अक्टूबर और 1946 की ये घटना है। तो ये सबसे अंतिम में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सोगोली की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। सही जवाब आप सभी को बताना है। 56वां प्रश्न है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल के बीच।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। गलत का चुनाव करें। उत्तर प्रदेश किसान सभा गौरी शंकर मिश्रा, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र, बिहार किसान सभा स्वामी नित्यानंद सरस्वती, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। गलत का चुनाव करना है। इसका जो गलत होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा का नेतृत्व गौरी शंकर मिश्रा, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्र और अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, तीनों ही सही हैं। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। स्वराज पार्टी की स्थापना, प्रथम विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना। बताइए। सबसे पहले बात करेंगे, इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। स्वराज पार्टी की स्थापना आप सभी को पता है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पता है 1940 में हुआ था, 1914 में। असहयोग आंदोलन के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, 1920 में हुआ था। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस 1930 में मनाया गया था। तो इस प्रकार इसको कालक्रम के अनुसार जब व्यवस्थित करेंगे तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2, 3, 1, 4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वशासन साम्राज्य में यदि संभव हो तो और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी निम्न कथन किसका है। स्वशासन साम्राज्य में यदि संभव हो और यदि आवश्यक हो तो साम्राज्य के बाहर भी निम्न कथन किसका है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द फिलोसफी ऑफ द बम दस्तावेज लिखा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार कानून था जिसका उद्देश्य था मजदूरों का कल्याण करना। हमसे पूछा कि जो शारदा अधिनियम था इसका संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है मजदूरों का कल्याण करना, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है लड़के और लड़कियों दोनों के लिए न्यूनतम शादी की उम्र बढ़ाना। तो आप सभी को पता होना चाहिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लड़के और लड़कियों के लिए न्यूनतम शादी की उम्र तय करना। तो लड़कियों और लड़कों के लिए, ठीक है, लड़कों की जो उम्र रखी गई थी 18 वर्ष थी और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष रखी गई थी शारदा अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। याद रखेंगे, अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन शिरो ने, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, एक तरफ नेता और दूसरी तरफ उनके राजनीतिक गुरु। बताइए इनमें से कौन सुमेलित, मतलब मिलान किया जाए आपको सही तरीके से। तो सबसे पहले जो लाला लाजपत राय हैं, इनके जो नेता थे वो थे, आइए इसको सुमेलित करते हैं। इनके जो नेता थे उनका नाम था मेजिनी। महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी की जो राजनीतिक नेता थे वो आप सभी को टिक करके बताना है। बताइए फटाफट। जी, गोपाल कृष्ण गोखले सही है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास और बाल गंगाधर तिलक के थे दादा भाई नेहरू जी। तो इस प्रकार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ये भी सही है। कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तीनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा कथन सही है। ठीक है, पहला गलत है। ठीक, माफ कीजिए, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, ये सत्य नहीं है, पहला सही है। क्योंकि यहाँ पर जो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है वो लॉर्ड मेटकॉप को माना गया है, यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक को नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम लगाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, लखनऊ अधिवेशन, गांधी इरविन समझौता। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, इसकी डेट अगर आपको पता है तो आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। सबको पता है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। तो जब आप इसको क्रम से लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा।
32-14। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता तिलक ने की। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी वो तिलक के द्वारा नहीं की गई थी, अंबिका चरण मजूम के द्वारा की गई थी, अंबिका चरण मजूमदार। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताइए क्या होगा सही जवाब? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान कुख्यात कनिगम सर्कुलर लाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा, बताइए, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1898 में गठित फाउलर समिति किससे संबंधित थी? इसका सही जवाब होगा मुद्रा से। लिनलिथगो आयोग, जिससे 1927-28 में स्थापित किया गया था, संबंधित है, याद रखेंगे, ये कृषि सुधार से। दोस्तों आप सभी को पता है जीएस का जो पेपर होता है आरओ में, उसमें 2 पेपर होते हैं, एक में 140 प्रश्न और एक में हिंदी के 60 प्रश्न। तो माफ कीजिए, यहाँ पर जीएस का नाम कहकर यहाँ कह सकते हैं कि जो पेपर होते हैं उसमें 2 होते हैं, आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है, कि जो सिलेबस दिया गया है आरओ का उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का जिसमें 140 प्रश्न और हिंदी के 60 प्रश्न। हिंदी के जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम एक ही वीडियो बनाएंगे, एक ही वीडियो में 60 प्रश्न कवर करेंगे। जीएस के जो 140 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके हम 2 लेक्चर लेंगे, पहले वीडियो में 70 प्रश्न और अंतिम वीडियो में 70 प्रश्न। इस प्रकार आपको भी दिक्कत नहीं आएगी और हमें भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो 70 प्रश्नों के हम वीडियो लेक्चर लाते रहेंगे आपके सामने इसी प्रकार, और हिंदी के 60 प्रश्न एक ही वीडियो में लाते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता, लगातार हम हिंदी और जीएस के टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा लेक्चर था। तो इस वीडियो में हमने 70 प्रश्नों को कवर किया है, अगली वीडियो में बचे हुए शेष 70 प्रश्नों को कवर करेंगे। टेस्ट कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट करके, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय